हरियाणा के सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर वी राजशेखर वुंडरू का विदाई समारोह महज एक सरकारी औपचारिकता नहीं था, बल्कि ये उनकी जनसेवा, संवेदनशील प्रशासन और सामाजिक सरोकारों को मिला एक अभूतपूर्व जनसम्मान बन गया। चंडीगढ़ का रानी लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम उस वक्त एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जब देश के कोने कोने और 7 समंदर पार से भी उनके शुभचिंतक इस विदाई को यादगार बनाने पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, हर कोई इस सुनहरे सफर को सलाम करने वहां मौजूद था। डॉक्टर वुंडरू के सम्मान में इस कदर जनसैलाब उमड़ा कि विशाल ऑडिटोरियम भी छोटा पड़ गया। पैर रखने तक की जगह न होने के कारण पास के सामुदायिक केंद्र में विशेष एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था करनी पड़ी, जहां हजारों लोगों ने लाइव कार्यक्रम देखा। मंच पर जब डॉक्टर राजशेखर वुंडरू बोलने खड़े हुए तो उनकी आंखें नम और दिल कृतज्ञता से भरा था। उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सरकारी अधिकारी के रूप में किए गए कार्यों के लिए मुझे इतना अगाध स्नेह और सम्मान मिलेगा। अपनी माता राजेश्वरी और पूरे परिवार की ओर से सबका आभार जताते हुए उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने साझा किया कि छात्र जीवन से लेकर प्रशासनिक सेवा के आखिरी दिन तक सामाजिक न्याय, समानता और अंतिम व्यक्ति तक अधिकार पहुंचाना ही उनकी जीवन यात्रा का मूल मंत्र रहा। समारोह में डॉक्टर वुंडरू के जीवन पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इसमें आंध्र प्रदेश की गलियों से शुरू होकर हरियाणा कैडर के एक शीर्ष आईएएस अधिकारी बनने तक के उनके प्रेरक सफर को जीवंत किया गया। वहां मौजूद वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि डॉक्टर वुंडरू उन गिने चुने अफसरों में से हैं जिनके दफ्तर से कभी कोई जरूरतमंद खाली हाथ या निराश नहीं लौटा। समाज के वंचित, कमजोर और हाशिए पर खड़े व्यक्ति के हित हमेशा उनकी प्राथमिकता रहे। यही वजह है कि उनकी ये विदाई एक सरकारी विदाई नहीं, बल्कि जन आभार और जन सम्मान का एक ऐतिहासिक महापर्व बन गई। आज का ये समारोह केवल एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम नहीं है, बल्कि 36 वर्षों की निष्ठापूर्ण, ईमानदार और प्रेरणादायी जनसेवा को सम्मान देने और इनके अतुलनीय योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजशेखर वुंडरू जी की। फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ के उपायुक्त से लेकर हरियाणा सरकार और भारत सरकार में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए इन्होंने सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। एक कुशल प्रशासक होने के साथ साथ वे एक प्रतिष्ठित लेखक, शोधकर्ता और संवैधानिक मूल्यों के सशक्त प्रवक्ता भी रहे हैं। सर, आपका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता किसी पद में नहीं, बल्कि समाज पर छोड़ी गई सकारात्मक छाप में होती है। आज हम सभी आपकी उत्कृष्ट सेवाओं को नमन करते हुए आपके स्वास्थ्य, सुखद और उद्देश्यपूर्ण जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। समारोह के मुख्य संयोजक मलेपल्ली लक्ष्मैया द्वारा संपादित डॉक्टर वी राजशेखर वुंडरू के प्रेरणादायी जीवन, वैचारिक संघर्ष और सामाजिक योगदान पर आधारित विशेष स्मरणिका का गरिमापूर्ण लोकार्पण भी किया गया। Savanir committee members Rehana Mul Ravindran and Subhjit Naskar, please come on to dais. Then we will also invite whoever writing in the souvenir. I am inviting the Somshekhar ji,
Professor Narendra Kumar, Professor Battula Srinivas, Sridhar Vedala, Sukhdev Vishwapremi, Dr. Umesh Kumar. Some people sent, but after the final finishing the date, but we didn't. Satish Kumar is there, but some mistake can happen. It will not there. 2-3 people are sending already, but we don't have a time to editing that. Now we are releasing the souvenir. Please, I invite the today chief guest, Mr. Rajshekhar Undru, to come on to dais and present. Proud moment for all of you. Congratulations. इस अवसर पर डॉक्टर वी राजशेखर वुंडरू को समर्पित भावपूर्ण रागिनी गीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। आज इतना बड़ा पद उनके पास है, और जब परमादरणीय राजशेखर वुंडरू जी बाबा साहब की किताब पढ़ी बुद्ध और उनका धम्म, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि अगर आप अपने व्यक्तित्व में ये जगाओगे कि हाँ ये करना है, ये ठानना है, किस तरह से उन्होंने भी अपने मन में क्या ठाना है, आईएएस बन करके भी क्या कहा है, कैसे और आईएएस की कुर्सी पाई, आईएएस की कुर्सी पाई, फिर भी जब को ना भूला, गरीब पिछड़े किसानों खातर दरबार रहे थारा खुला। हाँ, गरीब पिछड़े किसानों खातर दरबार रहे थारा खुला। और महापुरुषों की सीख लई, कमजोरों को तू ना भूला, महापुरुषों के पथ पे चला, ना अहंकार में झूला। महापुरुषों के पथ पे चला, ना अहंकार में झूला। और थारे जैसा समाज में घर घर, थारे जैसा समाज में घर और न्यायकारी हो जा, अपने हित से ऊपर उठ के समाज के हित में खो जा, और अपने हित से ऊपर उठ के समाज के हित में खो जा। जो आज इसका विमोचन हुआ उसमें करीब 26 व्यक्तियों ने जो जिनके साथ जो मेरा जर्नी रहा, उन्होंने उनका जो ओपिनियन है, वो जो जर्नी है उसके बारे में उन्होंने कहा। सोवनीर कमेटी को मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। लक्ष्मया जी, डॉक्टर रहनमोल एंड सुभजीत नस्कर। सुभजीत नस्कर कलकत्ता से आए हैं, रहनमोल जी जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बातें मेरे बारे में वो मूवी में भी, डॉक्यूमेंट्री में भी बहुत चीज़ें कहा गया। इतनी लंबी जर्नी में आपको सबको विदित है कि कई यादें रहते हैं, कई इंसिडेंट्स होते हैं, तो चाहे आपके स्टूडेंट लाइफ से शुरू होते हैं, कई मुलाकातें होते हैं, कई दोस्त बनते हैं, हम सब आगे बढ़ते हैं। जब आपका लक्ष्य, जब आपका उद्देश्य, जब आपका आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय और समाज में समानता में जो हम ध्यान रखते हैं, तो मुझे मेरे जर्नी में ये प्रतीत हुआ कि बहुत लोग आपके साथ जुड़ेंगे।
ये एक उदाहरण है कि अगर इस समाज में इक्वालिटी के लिए हम लड़ते हैं, बहुत लोग आपके साथ चलेंगे। वो आज के दिन ये हमारे समारोह है, उसका एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण। जैसे जर्नी में हम चलते आए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, कई लोगों ने ये एनालाइज करने की कोशिश किया। इनफैक्ट डॉक्टर अमर सिंह जो सिख जेंटलमैन जो बोले थे डॉक्यूमेंट्री में, एक बात भी बहुत कई लोगों ने पूछा, कोरवी विनय कुमार ने भी पूछा कि जब आपके फादर चीफ इंजीनियर थे, आपको ठीक ठाक फैमिली, ऑफिसर्स फैमिली से आते हो, फिर भी आप इक्वालिटी की तरफ और सोशल जस्टिस की तरफ आपकी रूह क्यों है? ये एक प्रश्न था, ये डॉक्टर अमर सिंह जी ने भी कहा। फिर उसके लिए एक समाधान इसी डॉक्यूमेंट्री में ढूंढा गया था कि शायद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट था जो इम्बाइब हुआ मेरे अंदर। वो मैं ज़रूर उस यूनिवर्सिटी को श्रेय देना चाहता हूँ, जहाँ एक ओपन डिस्कशन, ओपन माइंड से बात करने वाली जो बात है, वो संवेदनशील जो बनना है, वहाँ हॉस्टल के मेस के अंदर ही लिख देते थे पाब्लो नेरुदा के पोइट्री, और हर दीवार पे आपको पढ़ने के लिए मिलता है कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। शायद ये हमारे जो मौका मिलता है, जो नौकरी में, उसमें जुड़ते गए। मैं ये समझता हूँ, मैं भी अभी बैठ के आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ कि आज आपने जो प्यार दिया और सम्मान दिया, मैं इसके लायक हूँ, और कैसे लायक बना या नहीं बना। संवेदनशीलता एक सबके अंदर होता है कि आपको लगता है कि अगर कहीं आपको सामने कोई छोटा बच्चा रोते हुए मिलेगा कि बोले जी भाई क्यों रो रहे हो, आपको कोई टॉफ़ी देते हैं, अब रोना बंद करो, वो संवेदनशीलता हमारा अंदर सब में होता है। क्या हमारे पास इतना टाइम होता है हम उसको रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, आराम से बैठ के सुन पाते हैं? तो मैं कुछ आपको ऐसा इंसिडेंट्स बताना चाहूँगा कि 33-34 साल के बाद भी मेरे सामने एक मूवी की तरह ही मेरे सामने ये बातें हैं। ये मेरा नौकरी के दौरान एज SDM, एज ADC, जैसे भी एज DC, इसी दौरान मुझे मिला है, मिलने का, बात करने का, देखने के मौके मिले हमें। एक दिन एक औरत आई, 40 साल की हो सकती है, एक छोटी 12 साल की बच्ची को लाई मेरे साथ पास। मैं SDM था महेंद्रगढ़ में, तो मैं उन दिनों में सबसे पहले कुछ प्रश्न पूछता था। कोई भी व्यक्ति आते, मैंने उनसे पूछा आपका पास कोई ज़मीन है? बोलता नहीं। आपके मकान पक्का है कच्चा है? बोलते कच्चा है। आपको क्या चाहिए? बोला उन दिनों में एक स्कीम चलता था, फैमिली बेनिफिट स्कीम। अगर आपके घर के मुखिया जो ब्रेड अर्नर की डेथ होती है, उन्होंने 10,000 रुपये उन दिनों में देते थे। मैं वो स्कीम मैं नहीं चलाता था, ADC चलाते थे। तो बट एक रिकमेंडेशन के लिए मेरे पास वो आई थी। बातों बातों में फिर मैं पूछता हूँ कौन से जात के हो, क्योंकि अगर कोई स्कीम शेड्यूल कास्ट के स्कीम हो तो फिर
पता चल जाएगा कि कौन से जात के हो। तो बोला हरिजन से। फिर वो बोलते बोलते बोली उस बच्ची को दिखाई मुझे, बोली इसको शादी भी करनी है मुझे। मैंने कहा ये बच्ची, इसकी शादी? नया नया आईएएस के जोश में बोला 18 साल से कम तो शादी नहीं करना चाहिए, आप कैसे कर दोगे इसकी शादी? वो बिल्कुल बच्ची सी थी, हो सकती है 14 साल की होगी, 16 साल की होगी, 18 साल की तो नहीं थी। इतनी ग्रोथ ही नहीं थी बच्चों में। शी वॉज वेरी फैमिश, बहुत ही थिन एंड शॉर्ट। उसने एक बात कही, मुझे अभी भी याद है, बहुत ही गहरी बात कही। बोली मैं हरिजन हूँ, हरिजन शब्द यूज करी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं हरिजन हूँ, विधवा हूँ, गांव में इस लड़की को कोई लड़के नहीं छोड़ेंगे अगर इसकी शादी नहीं करें। तो इतनी गहरी बात अभी भी याद है मुझे। तो संवेदनशीलता अगर है तो उसको हमें रेस्पॉन्ड करना चाहिए, चाहे हमारा दैनिक जीवन में जहां भी हो। अफसर होने का कोई जरूरी नहीं है। समाज कैसे काम करता है, समाज कैसा है, उसको मुझे सीखने को भी मिला। क्योंकि ये बात सही है कि हमारा फादर चीफ इंजीनियर थे, मुझे इस लेवल की इंटरेक्शन लोगों से नहीं हुई। हम गांव जाते थे, गांव में रहते थे, एक आध बार हमें अनटचेबिलिटी का भी प्रतीत हुआ, क्योंकि साउथ इंडिया में गांव के जो जहां दलित लोग रहते हैं वो गांव से दूर रहते हैं, दूर उनको रहने देते हैं, गांव के अंदर अटैच नहीं होते। मैं इंसिडेंट इसीलिए बता रहा हूं कि मुझे जो याद है 36 साल के जो सर्विस में, फिर ऐसे में एक दिन महेंद्रगढ़ में कोर्ट में बैठा, एक लेडी आई, फौजी की बीवी थी, अहीर लोग थे वो उस लेडी के साथ उसके 2 भाई आए। बोले ये जो फौजी है फौज से वापस आ गया, रोज अपना बीवी को पीट रहा है बहुत ही बुरी तरह। तो एज एसडीएम आप क्या करोगे? उन दिनों में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी नहीं था, 1993, 1993, क्या करोगे? तो जो सीआरपीसी की धाराएं थे, प्रेजेंस ऑफ पर्सन आप इंश्योर करते हो, 107, 150, 107, 51 आईपीसी। मैंने कोर्ट में बोला भाई इसको हस्बैंड को बुलाओ। वो आया अगला तारीख पे, खूब डांटा मैंने उसको। सोमशेखर जी भी मेरे साथ वहीं होते थे। तो कुछ दिन बाद मैंने हर हफ्ते की तारीख दी, भाई हर हफ्ते आके आ जाओ। बोले तुम्हारा ठीक बिहेवियर रखोगे, इट्स अ सेक्शन फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर। 1-2 तारीख के बाद उन्हीं लोगों ने कहा नहीं नहीं जी ये आदमी ठीक हो गया, अभी बीवी को नहीं पीट रहा है, छोड़ दीजिए। तो बोला ठीक है भाई। आफ्टर ए मंथ दोबारा आए वो लोग मेरे पास। ये फौजी का ये प्रॉब्लम था, वो जब फौज में था वो सोचता है कि ये जो बच्चे पैदा हुए मेरे नहीं है, पागल है। तो वो क्या करता था, छोटे बच्चों को सिगरेट बट से जलाता था, बीड़ी के बट से। तो उस वक्त हमारा फादर भी मेरे साथ थे, तो मैं जितने शिकायतें मिलते थे कुछ साइट विजिट कर लेता था मैं। तो मैंने चलो जी आपके घर आ रहा हूं मैं दोपहर के बाद। घर गया, मैंने देखा वो कभी कभी बच्चों को ब्लेड से काट देता था, वो सिगरेट से जला देता था। आप एसडीएम हो, आप क्या करोगे? मेरे पास इतना पावर्स नहीं था, आई वाज नॉट डीसी और एसपी। मैंने बोला तुम्हारा इलाज करूंगा। मैं वापस गया, एक लॉ है इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट,
पागलों की लॉ थी वो। मेरा पावर ही नहीं थे उसमें, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पावर थे। मैंने उसको नोटिस इशू कर दिया, भाई तुम ये साबित करो तुम पागल नहीं हो, अदरवाइज तुमको पागल खाने भेजूंगा। वो नोटिस था, उसके वकीलों ने भी नहीं देखा, मेरा पावर ही नहीं था। वो अपियर हो गया मेरे पास, मैंने इतना ढांटा उसको इन दी भरी सा कोर्ट में, जो उस नोटिस के बाद मुड़ के नहीं आया, उसका फैमिली नहीं आया मेरे पास। आई होप इनका काम ठीक हो गया होगा। तो जो रेस्पॉन्स हमारे पावर में थे या नहीं थे, पावर थे या नहीं था मेरे पास, उसकी समाधान वो एक इस किस्म का रेस्पॉन्स। ऐसे इंसिडेंट में कई आपको बता सकता हूँ। एक इंसिडेंट तो आपने डॉक्यूमेंट्री ने भी दिखाए थे, एक सुपरवाइजर विमेन एंड चाइल्ड में। तो वुमेन एंड चाइल्ड में मैंने जब वो इंसिडेंट देखा, वो एक को डिसमिस कर दिए थे, क्योंकि वो उनकी जो सेकंड बच्चा हुआ था, उस बच्चे को MR हो गया था, मतलब बच्चा ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं करता, वो घर चले गई थी। इन्होंने डिसमिस कर दिया उठा के, प्रोबेशन में थी। जब वो मेरे पास वापस आई 4 साल के बाद, शायद उनको कोई ACS ने सुना ही नहीं था 4 साल में अपील अगेंस्ट डिसमिस। मैंने उनको कहा मैं आपको नौकरी वापस दूंगा, आपको सारे तनख्वाह वापस दूंगा, आपका जहां हस्बैंड है वहां पोस्ट करूंगा, और मैं आपको बच्चा पैदा होने के बाद भी मैटरनिटी लीव मिल सकता है, वो भी दूंगा। तो ये नहीं कि मैंने कोई प्लान करके किया, मेरे माइंड में था कि इतना अन्याय किसी को कर सकते हैं। फिर मैंने राजबाला जी आए थे, आज उनको बोला आपके विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट इज एंटी विमेन एंड एंटी चाइल्ड। इट्स लाइक दैट। मैंने क्यों इंसिडेंट्स बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति का, यहाँ मेरे साथ मेरे साथी IAS ऑफिसर बैठे, हर व्यक्ति का अपने सर्विस में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। मैं इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो संवेदनशीलता, वो इक्वालिटी की बातें शायद मेरे माइंड में थी। फिर हमारी जो एज अ DC आप काम करते हो, फिर जर्नी में कई लोगों से मुलाकात हुई। मेरे सबसे पहले मुलाकात हुई करमवीर जी से, हमारे बीच में बैठे। वो एक कर्मठात से, उन्होंने एक फोकस से एम्प्लॉयज़ के इश्यूज लेके आते थे। अगर मेरे पास वो फाइल क्लियर करने की मौका होता तो हम क्लियर करते थे। उसके बाद मैं चले गया दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। वहाँ उस जर्नी में हमारे मुलाकात हुई मल्लेपल्ली लक्ष्मैया जी से। फिर जैसे डॉक्टर अमर सिंह जी ने बोले कि भोपाल कॉन्फ्रेंस एक, मेरा कहने का ये बात है कि मैं लकी हूँ कि मैं ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे व्यक्तियों से मेरा संपर्क हुआ, मुलाकात हुआ। हमारा आइडियाज़, मैं शुरू में ये कहा था ना कि अगर इक्वालिटी और समानता और सोशल जस्टिस, फ्रेटर्निटी, बंधुता, इन सब के लिए अगर काम करने के लिए कोई चले, शायद आपको अच्छे से कारवा मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल है। मल्लेपल्ली लक्ष्मैया जी मिले मुझे, అన్నా ఎక్కడున్నావు ఉన్నాడా లేదా బయటికి వెళ్ళాడు। मल्लेपल्ली लक्ष्मैया जी मिले। वो जो डॉक्यूमेंट्री में नहीं बताए थे, उसमें एक महत्वपूर्ण इश्यू हुआ था वर्ल्ड में, वो था डरबन कॉन्फ्रेंस। एक इंटरनेशनल मुद्दा था डरबन कॉन्फ्रेंस में ये बात था, यूनाइटेड नेशंस के सामने एक मुद्दा था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी एक यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की चार्टर में डिस्क्रिमिनेशन में डाला जाए। इस मुद्दे को
कई सोशल एक्टिविस्ट डरबन गए थे, साउथ अफ्रीका। एक बहुत बड़ा डरबन ग्रुप था, उसमें कई लोग यहाँ आए, सिरिवेल्ला प्रसाद जी, बोलीमेरा जी, आनंद हमारे बीच में कई लोग गए थे, कोरवी विनय कुमार। जब ये डरबन ग्रुप भी ऐसा एक सम्मेलन था, पूरा इंडिया के जितने एक्टिविस्ट है जो संविधान में आस्था रखते थे और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वर्क करते थे, वो एकत्रित हुए। जैसे डॉक्टर अमर सिंह जी ने कहे कि जो दलित मिलेनियम न्यूज़पेपर हमने किए थे, जिसको मेरे गेस्ट एडिटर बनने का मौका मिला था, वो पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किए, बोला हम मिलते हैं। फिर मिलते 1 साल में बात करते करते भोपाल कॉन्फ्रेंस की आइडिया हुआ। उस भोपाल कॉन्फ्रेंस में ये सब आए थे, तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन था कि सारे आइडियाज़ की एक भोपाल डॉक्यूमेंट बना, भोपाल कॉन्फ्रेंस हुआ, डिक्लेरेशन बना। वो मुझे लगता है एक, जैसे डॉक्टर अमर सिंह जी ने कहे थे कि एक ग्राउंड बेसिस बना कि आगे जो एस्पेशली मार्जिनलाइज में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की राइट्स के बारे में, ये मैं एक्चुअली लकी हूँ कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जैसे डॉक्टर अमर सिंह, लक्ष्मण जी, सिरिवेल्ला प्रसाद, बोलीमेरा जी, कोरवी विनय कुमार, आप सुन के सरप्राइज होंगे जब दलित मिलेनियम जो 14 पेज का एक सप्लीमेंट था, वो कितने सप्लीमेंट छपते हैं उन दिनों में, सन 2000 में जनवरी में हमने KR नारायण जी को एक कॉपी दिया था। 30 जनवरी सन 2000 में वो प्रेसिडेंट थे। तो एक वर्ल्ड बुक फेयर आया। वर्ल्ड बुक फेयर में गौतम बुक सेंटर वाले, गौतम बुक सेंटर में हमने सोचा फिर इसको आगे ज़्यादा बढ़ना चाहिए कि एक न्यूज़पेपर की सप्लीमेंट, इट इज़ नॉट अ बुक, एक बार छप गई खत्म। सोमशेखर जी यहाँ खड़े, उन्होंने इतने एडिशनल कॉपीज छपवाया उसकी कि हमने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हरियाणा कर, हमने इतने बांटे। सोमशेखर भूल भी गए मेरे को, ऐसे देख रहे हैं अब कि कोई चीज की प्रचार कैसे हो। आज के दिन जो आप ये समझे 26 साल पहले ऐसा कोई नहीं ना, PDF बना के सर्कुलेट कर दो, इट हैज टू बी प्रिंट में। मल्लेपल्ली लक्ष्मण जी और ये भोपाल कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत जगह इसके बारे में डिस्कशंस हुई, सब कई जगह मुझे जाने का मौका मिला। उसी समय मल्लेपल्ली लक्ष्मण जी एक आर्टिकल लिखे थे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो पैसे होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते और लैप्स हो जाते। उन्होंने एक मुहिम चलाई, उसकी रिसर्च के लिए जहां मैं बैठा था, मेरे जॉइंट सेक्रेटरी मना कर रहे थे, फिर भी मैंने एक कमेटी में डाल के उसको पास किया। जैसे तोरट साहब ने 15 लाख रुपीस उनको मिला भारत सरकार की तरफ से। लक्ष्मण जी ने एक रिपोर्ट बनाए थे, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो पैसे डाइवर्ट ना हो, लैप्स ना हो, उसकी एक बहुत बड़ी उन्होंने मुहिम चलाई। आप समझे वो 2003-4 में शुरू होगा, 11 साल बाद जाके वो एक लॉ बनी। इसका मतलब आप एक मुद्दे को लेके जाने गुరించి మాట్లాడుతున్నా आप एक मुद्दे को लेके चलते हो, बहुत समय लगता है। लक्ष्मण जी का उदाहरण आप, मतलब फिर हार नहीं मानना चाहिए ना, किसी मुद्दे पे हार नहीं मानना चाहिए। ये कोई काम नहीं है कि 1 साल में आप एक मुद्दे, और ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्होंने एक सेंटर फॉर दलित स्टडीज बनाया, 2 कमरे का कोई हाउस रेंट पे लिया। फिर किसी और NGO चल रहे थे, उनकी को थोड़ा स्पेस लिया हैदराबाद में, बट कभी उस मुद्दे को नहीं छोड़ा।
उनके साथ अभी जो SDGM प्रसाद सिरवल्ल प्रसाद साहब बैठे हैं, आनंद बोलीमेरा जी बैठे हैं, कोई विनय कुमार जी गए हैं, बहुत लोग। वैसे उसके बारे में अभी किताब निकल रही है, वो किताब रामचंद्र मूर्ति जो लिख रहे हैं, मैं थोड़ा उसमें, वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। 11 साल लगे एक मुद्दे को। मैं इसीलिए ये बातें बोल रहा हूँ कि हाँ, किसी भी मुद्दा है, इक्वालिटी का कोई भी मुद्दा है, चाहे विमेन का है, चाहे चिल्ड्रन का है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, किसी का भी मुद्दा है, चाहे अहिरवाल के लोग बोलते जी हमारा अलग रेजिमेंट बनाओ, वो भी है, कोई भी मुद्दा हो जो आप समझते हैं कि हाँ ये जस्टिफाइड है, ये संवैधानिक है, जस्टिस के साथ है, हमारा हक है। आजकल हक के लिए तो बहुत लोग लड़ रहे हैं और बोलते हैं हमारा हक है। उनके पास उस टाइम में साधन थे, अब आज के दिन साधन है कि आप अपने हक की बात एक रील बना के सर्कुलेट करो, शायद आपको लोग लाइक करें, उस मुद्दे के साथ आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं। तो डरबन, भोपाल कॉन्फ्रेंस, लक्ष्मण जी का सेंटर फॉर दलित, इन सब डरबन में मैं नहीं था क्योंकि सरकार डरबन के खिलाफ थी, तो हम भी खिलाफ थे। अगर सरकार ऑफिशियली खिलाफ होते तो हम भी खिलाफ, दैट इज माई नौकरी। बट जो भोपाल कॉन्फ्रेंस हुआ था, दैट वाज माई नौकरी। ओके, हो गया नौकरी। सो भोपाल कॉन्फ्रेंस, जो सेंटर फॉर दलित स्टडीज का मुहिम, फिर आया जहां एक सम्मेलन, एक डॉक्टर अवतार सिंह जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, करमवीर जी, मल्लेपल्ली लक्ष्मయ్య, और विनय कुमार, संतोष राउत जो हार्वर्ड से वहाँ स्क्रीन पे बोल रहे थे, बाबा साहब के जो धम्म दीक्षा लेके 50 साल का एक पीरियड हुआ तो गोल्डन जुबली मनाते, सब ऐसे ऐसे माइंड जुड़े थे। हाँ, एक इसको सेलिब्रेशन करना चाहिए कि बाबा साहब दीक्षा लेके 50 साल हुआ, उसकी सेलिब्रेशन भी हमने किया। ये सब माइंड्स इकट्ठा होकर, जिसके डॉक्टर अवतार सिंह जी बता रहे। सो जो राइट्स किसी भी समुदाय के हो, जिस दिन विमेन रिजर्वेशन आएगा, फिर विमेन रिलेटेड इश्यूज आएंगे, फिर चिल्ड्रन, उन चीज़ों को एक पड़ाव होता है, एक जगह रुक के वापस वी हैव टू रिमेंबर हम कितना प्रोग्रेस किए, हम क्यों 50 सालाना, 60 सालाना, 75 सालाना क्यों मनाते हैं कि भाई हम कितना आगे बढ़े और पीछे हम कितने काम किए थे, नहीं किए थे। इसी दौरान एक हमारे लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ। हमारे मैडम नीरजा जी रजिस्ट्रार पोस्टेड थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और मैं ADC था। तो एक गांव में एक इंसिडेंट हुआ जहां शेड्यूल कास्ट लोगों को बॉयकॉट किया। वहाँ का जो समुदाय है, जो गांव में जो पूरा गांव ने उनको बॉयकॉट किया। क्यों किया? उन्होंने कोई रविदास मंदिर बना रहे थे, उसकी परमिशन में कोई कन्फ्यूजन थी, उन्होंने बनाना शुरू किया, उसको रोक के तोड़ दिया था, तो झगड़ा हुआ, बॉयकॉट हो गया। ADC था मैं, तो डिप्टी कमिश्नर ने मेरे को इंक्वायरी के लिए भेजा। मैं गांव में गया, इंक्वायरी किया। फिर मैं ADC था तो मैं पूरा गांव के अंदर चल पड़ा। कई मकान कच्चे थे। इंदिरा आवास नाम का एक योजना था उस टाइम में। अगर किसी को मकान देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी एट्रोसिटीज से पीड़ित को देना चाहिए, नेक्स्ट प्रायोरिटी शेड्यूल कास्ट को, ऐसे प्रायोरिटी बैकवर्ड कास्ट को देना चाहिए, गरीब लोगों को देना चाहिए। मैंने देखा वो एट्रोसिटीज से पीड़ित थे। जितने मकान थे 20-25 जितने, मैंने वापस आके ऑर्डर कर दिया, इन सबको पक्का मकान बनाना चाहिए। ये अचीवमेंट नहीं था, अचीवमेंट ये नहीं था। वहां का MLA साहब मेरे पास आए थे, नाम बताओ, बंताराम वाल्मीकि जी।
और रिजर्व्ड एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी, वो आके बोला आपने सही नहीं किया। आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला क्या हुआ जी? नहीं सही नहीं किया आपने, आपने कैसे दे दिया इनको मकान? मैंने जब वापस चेक किया ये बात को, मुझे ये पता चला कि श्रीमान एमएलए साहब जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से आते थे, वो ये जो समुदाय जिसके खिलाफ बॉयकॉट हुआ था उनके पक्ष में नहीं थे। मैंने कोरी विनय कुमार को फोन किया, लक्ष्मण जी को फोन किया, प्रसाद जी को फोन किया, ये क्या बात हुई? ने बाद में रिसर्च में मैंने डिस्कशन किया, बोला ऐसे ही होता है, खासकर एमएलए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं वो दबाव में रहते हैं डोमिनेंट समुदाय का। फिर इसकी हमने एनालिसिस करी, तब निकली बाबा साहब की सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्सेप्ट, कि ऐसा क्यों होता है। फिर जब पढ़ाई किया ये पता चला कि बाबा साहब पूरे अपनी लाइफ में सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए लड़ रहे थे, और बाबा साहब ने इसी बात को पकड़े थे कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होता है वो इस किस्म का दबाव में होता है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट जो शेड्यूल कास्ट के हैं वो कम होते, वो इलेक्शन जीतने के लिए उनको डोमिनेंट समुदाय कोई भी हो न्यूमेरिकली उनके हेल्प लेना पड़ता है, तो वो किसी मुद्दे पे उनके दबाव में आते हैं। तो बेचारे बंताराम वाल्मीकि जी उस किस्म के दबाव में थे। मैंने रिसर्च किया, उसकी फलस्वरूप है वो जो किताब अंबेडकर गांधी पटेल। मैं बंताराम वाल्मीकि जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। वो लंबी रिसर्च थी, कई साल लगाए मैं। अब एक और मुद्दा है, जब आप एक किताब लिखते हो, जैसे प्रोफेसर तोरट जी ने कहा है, अगर शोध ऐसी शोध हो, शायद पहली बार हो रहा हो या ऐसे मुद्दा पे हो, वो आपको बहुत जगह ले जाती। वही किताब मुझे हार्वर्ड ले गई, वही किताब मुझे यूनाइटेड नेशंस ले गई। एक शोध बाबा साहब की, ये मैंने अपने लाइफ में ये जो चीज़ें सीखा, फिर शोध में बहुत चीज़ें निकले, मैं लोगों को बताता रहा। जैसे पूना पैक्ट जो एग्रीमेंट हुआ, कई लोगों को ये नहीं पता, करमवीर जी को बार बार बताता हूँ, लक्ष्मण जी को बताता हूँ। जो रिजर्वेशन जो जॉब्स में मिली, वो पूना पैक्ट में बाबा साहब ने ओरिजिनल पूना पैक्ट के अलावा 2 पॉइंट एक्स्ट्रा डाली उन्होंने। महात्मा गांधी ने पूछा ये क्या है, वो बाकी लोगों ने बोला चुप रहो पहले तो ये होने दो। वो दोनों पॉइंट आ गए उसमें, वो ये है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, दूसरी रिजर्वेशन इन जॉब्स, वो बाबा साहब ने डाले पूना पैक्ट। फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1935 में वो एक्ट में आ गए थे, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर अगेन आप एडमिनिस्ट्रेशन में होना कितना जरूरी है। 35 में जो थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, 37 में इलेक्शन हो गए, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बाबा साहब जब वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए थे, लाइक ऑलमोस्ट लाइक ए कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने गए उस टाइम का वाइस रॉय के पास कि देखो जी ये पूना पैक्ट था, ये एग्रीमेंट था, ये 2 पॉइंट रह गए। तो वाइस रॉय बहुत अच्छे थे, 2 वाइस रॉयस के नीचे काम किए थे। उन्होंने कहा आप एक रिप्रेजेंटेशन दे दो। वो बोलते ना सरकार में आज के दिन भी यही करते हैं, ब्रिटिश लोग भी वही करते हैं, आप एक रिप्रेजेंटेशन दे दो। तो बाबा साहब ने एक बहुत डिटेल रिप्रेजेंटेशन दी, द ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट। उसमें उन्होंने ये बात लिखी कि जो पूना पैक्ट के एग्रीमेंट में जो स्कॉलरशिप्स होना था और एजुकेशन के लिए फंड होना था और जॉब्स, तो 1942 के बाद 1944 में पहली बार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बाबा साहब के टाइम में शुरू हुई थी। आज के दिन भी है वो स्कीम। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन की जो पहली नोटिफिकेशन
1943 में निकला, वो भी बाबा साहब की वजह से। इसीलिए हम सब उनको याद करते हैं कि जो भी आज के दिन नौकरी करते हैं। ये मेरा शोध के बाद जो जैसे हम फिर जैसे आपको जर्नी में मुलाकातें होते हैं, तो ये जर्नी मुझे उस मोड से कि अगेन वो संवेदनशीलता जो मैंने समझा वो हर व्यक्ति में है, आप सब में है, इसीलिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। आप सब में है जो अपने अपने जो तरीके से, अपने अपॉर्चुनिटी से, हर एक व्यक्ति यहाँ जो बैठे हैं, हर व्यक्ति एक नेटवर्क है। वो नेटवर्क में वही लोग होते हैं जो हमारे जो आइडियाज़ है, हमारे आइडियोलॉजी है, हमारे पॉइंट्स है, उसको समझने वाले। इसलिए एक जर्नी इकट्ठा होता है। हाँ, हम डेली जीवन में सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कई चीज़ों को निपटाते हैं, रिश्तेदारी निपटाते हैं, ये सब है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग एक कोर आइडियोलॉजी, हर व्यक्ति को एक आइडियोलॉजी होता है। कई लोगों का आइडियोलॉजी होता है जिसके साथ कई लोग एग्री नहीं करते, बट वो उसका आइडियोलॉजी है, वो समझता है कि ये सही है। बट सब आइडियोलॉजीज को सही वही है जो संवैधानिक जो आइडिया है बाबा साहब ने हम इस देश को दिया है, वही सबका आइडियोलॉजी, ये मैं समझता हूँ। बट मेरा ये जर्नी में लोग एकत्रित हुए। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी पद पे मेरा कलम पे ताकत मिली, जो चीज़ जस्टिस को हो सकता था वो मैंने किया, और बिना डर के, निडर के किया। शायद ये बात कुछ लोगों को अच्छी लगी होगी कि जो चीज़ जिसको जस्टिस देना है। मैंने एक और बात समझा, एडमिनिस्ट्रेशन में ना लोग जब आपके पास आते हैं कोई काम के लिए नहीं आते। आप हर बार कई लोग आप मिलते हैं, बोले जी मेरे साथ न्याय कर दो जी। एवरीबडी लुक्स फॉर जस्टिस, जो हमारा प्रियम्बल में एवरीबडी वांट्स जस्टिस। वो समझता है कि मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है जी, मुझे जस्टिस कर दो। लोग फेवर न मांगने नहीं आते। मैंने कई बार देखा कि लोग फेवर मांगने नहीं आते। तो ये जर्नी में इस जर्नी में मेरा बहुत ट्रैवल रहा, क्योंकि मैं हूँ यहाँ दिल्ली में या चंडीगढ़ में, हमारे पेरेंट्स हैदराबाद में होते थे, हमारा फादर कभी कभी गांव में होते थे। तो ये ट्रैवल में सबसे ज़्यादा मुझे बियर करा वो हमारे भाई नीरजा शेखर जी। और बच्चे उदयन एंड तामरा। तो ये मतलब मुझे इन्होंने फ्रीडम दिया कि आप सब लोगों से मिलूं, उनके धन्यवादी हूँ। अभी जो कारवां है, जो बन चुका है, जर्नी बन चुका है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मैंने मेरा यूनिवर्सिटी को कभी नहीं छोड़ा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाता रहा। उसके लिए दो कारण हैं। आप कभी भी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हो, आपको लगता है खुद यंग हो गए हो, एक बात है, वो फीलिंग आ जाती है अपना पुराना हॉस्टल देख के। दूसरे, ऐसी नई न्यू आइडियाज़, ये नहीं कि हमारे पास जो आइडिया है वही ग्रेट है। अगर हम वहाँ जाते हैं आपको एक नई, इसीलिए ये जो फ़र्क मिलता है ना आपको, आज के दिन हम देख रहे हैं दुनिया में एक गैप है अंडरस्टैंडिंग में। जेन जी जिस चीज़ को जिस तरीके से देखते हैं और शायद हम लोग जिस तरीके से देखते हैं, उसमें गैप आ रहा है। वो गैप इसीलिए आता है
आप यंग पीपल के साथ, उनके आइडियाज़ के साथ, आइडियोलॉजी के साथ टच में रहने का मुझे मौका मिला किसी भी कारण से। वही मुझे शायद संतोष राउत मिले, सुभजीत नास्कर मिले, उमेश जी मिले, रैनमोल जी मिले, कंप्लीटली। और ये जब आर्ग्यूमेंट करते हो आपको मानेंगे नहीं वो, ये नहीं कि ये कोई अफसर है इसकी बात मान लेते हैं जैसे हम दफ्तर में करते हैं, नहीं मानते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा मुझे, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्ति, इस जर्नी में इन सब से मुलाकात हुई। तो ये जर्नी अभी तक बहुत ही उतार पड़ाव था, ब्यूटीफुल रहा। इतने लोगों से मेरा मुलाकात हुई, अभी भी जुड़े हैं वो मेरे साथ। और मेरे किस्म का जो व्यक्तित्व है वो वही जानते हैं। तो मैं कैसे इनके साथ झगड़ा करता हूँ या जैसे बातें करता हूँ, मैं इन सब का धन्यवादी हूँ। मेरा साथ है, अभी साथ रहेंगे। हमारा फैमिली में हमारा मदर, हमारे सिस्टर, मेरे ब्रदर, उनकी फैमिली, लार्जर फैमिली, सबका धन्यवादी हूँ। और आप आज के दिन इस समारोह, कई बातें याद करने के लिए, कुछ बातें आगे ले जाने के लिए, मैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इनकी हिम्मत है ऐसा प्रोग्राम करना। बहुत धन्यवाद हूँ। थैंक यू सो मच एंड जय भीम।